हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होस्ट तो अच्छे हैं, तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, मैं सीए पीएस पेनीवाल आप सबका इसे एक प्यारी सी अमेजिंग वीडियो में वेलकम करता हूं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अगर अभी तक आप लोगों ने सीएफआर को रिवाइज नहीं किया है तो सीएफआर को आप कैसे रिवाइज करेंगे। मीन्स किस ऑर्डर में आप रिविजन रखेंगे, कौन सा चैप्टर पहले रिवाइज करेंगे, कौन सा चैप्टर बाद में रिवाइज करेंगे। और फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको चैप्टर इंडिया कैसे रिवाइज करना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, सो दैट आपकी आराम से सीएफआर के अंदर एग्जाम्सन आ जाए। आपने वीडियो को लाइक करना, सर ने वीडियो को लाइक कर दिया। आपने वीडियो को ना सब दोस्तों के साथ शेयर करना, सब ग्रुप में शेयर करना। सर ने ना वीडियो को सब दोस्तों के साथ सब ग्रुप में शेयर कर दिया है। आप लोगों के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भी है। सर पहले गिफ्ट बता दो ना। चलो पहले गिफ्ट बताता हूं। मैं आप लोगों के लिए सीएफआर का फुल सिलेबस टेस्ट लेके आया हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो टेस्ट आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी बातें मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने सीएफआर को रिवाइज नहीं किया तो आप सीएफआर को कैसे रिवाइज करेंगे। इस टाइम पे ना बड़े सारे स्टूडेंट की ये क्वेरी हो सकती है कि सर हमें ना सीएफआर जो है अच्छे से नहीं आता है, हम रिवीजन करने अगर बैठते हैं ना तो क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं हो पाते हैं, तो क्या हमें इस टाइम पे क्लास लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिस्कस करूंगा। एक पार्ट में किन किन स्टूडेंट को क्लास ले लेनी चाहिए जून अटेम्प्ट के लिए या दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, और अगर ऑलरेडी आपने क्लासें ले रखी है तो क्या आपको क्लास की नीड है या नहीं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों को क्लास की नीड नहीं है तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को क्लास की नीड है तो आप एक बार क्लास कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यही अप्रोच फॉलो करेंगे। आइए पहले डिस्कस करते हैं कि किन किन स्टूडेंट को क्लास लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने ना सीएफआर की क्लास से बहुत पहले ली थी और अब आप सीएफआर को भूल गए हो, आपको क्लास लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रेगुलर कोर्स लेना चाहिए, आपको उस केस में एग्जाम रिलेटेड बैच लेना चाहिए। मैं अपने एग्जाम रिलेटेड बैच के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते कि किन किन स्टूडेंट को क्लास लेनी चाहिए। आप लोगों ने एग्जाम दिए थे दिसंबर 25 में, आपके एग्जाम क्लियर नहीं हुए और सीएफआर में आप प्रॉपर स्कोर नहीं कर पाए। और सीएफआर में प्रॉपर स्कोर ना करने का जो रीजन आपको लगा, वो रीजन ये लगा कि आपसे क्वेश्चन हैंडल नहीं हो पा रहे थे। आपको क्लास ले लेनी चाहिए। आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, अभी आप रिवीजन करने बैठे हैं और आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं। नया जैसे क्वेश्चन आता है ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल ही नहीं हो पा रहे। इवन आप कॉन्सेप्ट जब रिवाइज भी कर रहे हो ना तो आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आ पा रही। तो दोस्त आपको क्लास ले लेनी चाहिए, क्योंकि 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आते हैं और स्टूडेंट उन्हें केवल तभी हैंडल कर पाएगा जब अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। आपने जहां से पहले क्लासें ले रखी हैं, क्लास में प्रॉपर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं बन पा रहा है, जो क्वेश्चन आपको क्लास में कवर कराए गए हैं उनका लेवल अच्छा नहीं है, एग्जाम के लेवल के हिसाब से वो लेवल बहुत कम है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो आपका स्टडी मटेरियल है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, उसका लेवल बहुत हल्का है एग्जाम के लेवल के हिसाब से ना। तो आपको ये देखना है कि आपने जो कवरेज कर रखी है वो प्रॉपर कवरेज कर रखी है, नहीं कर रखी। अगर आप प्रॉपर क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हाँ हल्का फुल्का सा अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में गलती हो रही है, लेकिन प्रैक्टिस से आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट को आप रिकॉल कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट में आपको क्लैरिटी है, आपने अलग अलग वैरायटी के सारे क्वेश्चन कर रखे पहले, और जब आप क्वेश्चन करने बैठ रहे हैं नया क्वेश्चन वगैरह आ रहा है तो आप उसे हैंडल कर पा रहे हैं, तो फिर आपको क्लास की नीड नहीं है। अगर आप लोगों को क्लास लेनी है तो मैं आपको बताऊं, इस टाइम आपको रेगुलर कोर्स बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, आप ना एग्जाम रिलेटेड बैच में जा सकते हैं। अभी हमने रिसेंटली क्या किया, सीएमए फाइनल सीएफआर का एग्जाम रिलेटेड बैच लॉन्च किया। और मैं आपको बता दूं, ये जो बैच है ना, ये एक्सक्लूसिवली सीएमए के लिए है। इसमें एक सिंगल सेकंड की जो रिकॉर्डिंग है वो सीए की नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक्सक्लूसिवली जो बुक ड्राफ्ट की है वो सीएमए के हिसाब से की है, और जो बैच की रिकॉर्डिंग की ना वो भी सीएमए के हिसाब से की है। जो ये बैच है इसकी ड्यूरेशन 110 आवर है, और हमने अभी टाइमिंग के लिए जो फी रखी है 5,000 रखी है 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए। दोबारा इस बात को बोल देता हूं, फी हमने रखी 5,000 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए। बुक की आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, आपको 2 बुक मिलेगी, एक कॉन्सेप्ट बुक होगी जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको रिटर्न में मिलेंगे। मैं एक्चुअली क्या करता हूं, रेगुलर कोर्स के अंदर ना एक एक कॉन्सेप्ट को लिखवाता हूं। तो मैंने क्या किया, उनको टाइप करा दिया, और वो जो कॉन्सेप्ट मैंने टाइप कराए हैं उसकी एक बुक बना दी जिसका नाम हमने रखा सीएफआर क्विकर। तो आपको एक तो सीएफआर क्विकर बुक मिलेगी जिसमें सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट होंगे। एक आपको क्वेश्चन बुक मिलेगी, और क्वेश्चन बुक में इंस्टीट्यूट के सारे पब्लिकेशन कवर है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मेरी साइड से है, और साथ में मैं बताऊं बैच के अंदर ना मैंने कॉन्सेप्ट को डेवलप कराने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी लिखवा रखे हैं। बहुत बढ़िया कवरेज है। जितने टाइम में आप खुद से रिवाइज करोगे उससे जल्दी टाइम में आप
इन क्लास के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। जो व्यू है वो अनलिमिटेड है। मैं फिर से बता देता हूं, फी 5000 है कुछ टाइम के लिए और 6 मंथ की आपकी वैलिडिटी है। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट का टाइम दूर है और अभी तक उसने CFR की क्लास नहीं ली है तो रेगुलर क्लास ले सकते हैं। रेगुलर में जो ड्यूरेशन है वो अराउंड 200 आवर की है और उसकी फी आपका गूगल ड्राइव की फी 8000 है और जो पेन ड्राइव है उसके साथ फी आपकी 9000 है। हाँ, स्टूडेंट की क्वेरी आ सकती है कि सर यहाँ पे 200 का कंटेंट है, यहाँ पे 110 आवर का कंटेंट है, तो डिफरेंस क्या है? मैं आपको बता दूं, रेगुलर कोर्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट को लिखवाता हूँ, तो वो जो लिखने का टाइम है ना, हमने वो सेव कर लिया है। जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखवा रखे वो सारे सारे कॉन्सेप्ट हमने टाइप करा लिए बुक के अंदर, जिसका नाम है CFR क्विकर। तो आपको ना इस बैच के अंदर CFR क्विकर बुक मिल जाएगी। एक रेगुलर कोर्स के अंदर क्या है, बड़े सारे डुप्लीकेट क्वेश्चन भी कवर होते हैं, जो कि CFR के अंदर हमने डुप्लीकेट क्वेश्चन हटा दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, जहां पे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट टेक्निकल है, आपका बड़ा कॉन्सेप्ट है, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसके डुप्लीकेट क्वेश्चन भी इसमें हमने कवर करा रखे हैं। तो ये एक डिफरेंस है। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो बैच से रिलेटेड तो आप रमनदीप सर के नंबर व्हाट्सएप कर देना, आपकी क्वेरी का आंसर आपको मिल जाएगा, या कमेंट में पूछ सकते हैं आप, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं, अगर आपको क्लास की नीड नहीं है तो इस टाइम आपको CFR को कैसे रिवाइज करना चाहिए, क्या ऑर्डर होना चाहिए और किस तरह से चैप्टर या इंडेक्स को रिवाइज करना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा शेड्यूल बना के लेके आया। सर पहले ये बताओ, ये शेड्यूल हमें कहां पे मिलेगा? आप ना एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहां पे रमनदीप सर के टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने शेयर कर रखा है। आप उस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको ये प्लानर मिल जाएगा। ठीक, मैं आप लोगों के लिए जो रिवीजन प्लानर लेके आया हूं वो 7 डेज का लेके आया हूं, और ये मैं मान के चल रहा, बल्कि पूरा विश्वास है कि आप क्या करेंगे, डेली 11 आवर पढ़ेंगे और आप 77 आवर के अंदर क्या करेंगे, CFR को रिवाइज करेंगे। सर हम तो वर्किंग में है, हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है 11 आवर डेली स्टडी करना। कोई बात नहीं दोस्त, आप उस केस में क्या करेंगे, जिस दिन आपको ऑफिस होता है उस दिन आप 4 to 5 आवर, एटलीस्ट 3 आवर तो आपको पढ़ना ही पड़ना है इन एनी केस। ठीक, और सैटरडे संडे आप क्या करेंगे, 12 आवर की स्टडी कर लेंगे। तो उस हिसाब से आप प्लान कर लेना और इसको फिर उतने डेज के हिसाब से मैनेज कर लेना। सबसे पहले आपने क्या करना, डे 1 पे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के इंडेक्स रिवाइज करना, फिर अपने बोरिंग कॉस्ट, और यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड टाइम भी दे रखा है। ठीक, यहाँ पे स्टेटस में आप लिखेंगे जैसे कंप्लीट हो जाएगा, और एक्चुअल टाइम टेकन में आप एक्चुअल टाइम टेकन लिखेंगे। जब आप एक्चुअल टाइम टेकन लिखेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके पास पहले से प्लान रेडी होगा। एक बात और, आपने बिल्कुल इसी टाइम पर रिजिड नहीं होना। मान लो अगर 1-2 आवर ऊपर नीचे लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 की जगह अगर 8 डेज भी लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, एक आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ किस इंडेक्स के अंदर, किस चैप्टर के अंदर हमें कितना टाइम देना चाहिए। जैसे आपका कंसोलिडेशन है, बिजनेस कॉम्बिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 40 मार्क्स का पेपर एटलीस्ट यहां से आता ही आता है। तो मैंने इन दोनों चैप्टर के लिए 2 दिन रखे हैं। ये जो प्लानर है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैंने बड़ी सारी प्यारी प्यारी सी वीडियो इसी चैनल पे शेयर कर रखी है। आप क्या करेंगे, उन वीडियो को रेफर कर लेंगे। एक वीडियो है 177 आपके टॉप मोस्ट MCQ, उस वीडियो का लिंक मैं आपके साथ यहां पे शेयर कर रहा हूं। सुपर 65 क्वेश्चन मैंने शेयर कर रखे हैं। ये जो 65 क्वेश्चन है इनका सिलेक्शन 2 पेज पे किया गया। एक, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और सेकंड, इन क्वेश्चनों में रिस्पेक्टिव इंडेक्स और चैप्टर के आपके मेजर कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। रिवीजन वीडियो की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी यहां पे शेयर कर दिया जाएगा, और आपका जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी शेयर कर दिया जाएगा। आइए अब डिस्कस करते हैं कि सर हमें चैप्टर को कैसे रिवाइज करना है। देखिए दोस्त, आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है। अब मैं पहले वो 2 अप्रोच डिस्कस करूंगा जो स्टूडेंट फॉलो करते हैं, और फिर मैं आपको वो अप्रोच बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है। जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आप उस अप्रोच को फॉलो करोगे तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि 7 डेज से पहले आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर ले और क्वेश्चन को आप लिख के देखेंगे। ठीक, देखिए अप्रोच नंबर 1 जो स्टूडेंट जनरली फॉलो करते हैं, एक साइड क्वेश्चन रख लिया, एक साइड आंसर रख लिया। यो भी हो गया, यो भी हो गया, यो भी हो गया, यो भी हो गया, मैं आपको बताऊं कुछ भी नहीं हुआ। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना, तो उसके अंदर एक प्रोसेस होती है। अगर आप ऐसे टिक करोगे ना तो वो प्रोसेस आपको कभी क्लियर होगी नहीं। एग्जाम के अंदर अगर आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठेंगे ना, तो कहीं ना कहीं सर गलती होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस ऑडिट अप्रोच को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड अप्रोच होती है जहां पे स्टूडेंट क्या करता है, प्रॉपर क्वेश्चन को सोल्व करके देखता है। देखिए जब आपकी क्लासेस चल रही होती है ना, आपको कॉपी मेंटेन करनी होती है, तो आप प्रॉपर कॉपी मेंटेन करते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन प्रॉपर सोल्व करना, फॉर्मेट के हिसाब से सोल्व करना है। लेकिन जब रिवीजन करते हैं ना, तो आपको फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करने की नीड नहीं होती, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। अब जैसे मान लो एक कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, आपने क्या किया, प्रॉपर फॉर्मेट बनाया और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट किया, तो ऐसा हो सकता है कि 4 से मतलब पहला जो क्वेश्चन है 1 घंटा ले जाए,
2 से 3 घंटे के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन हो, पूरे दिन में हो सकता है कि 12 से 13 क्वेश्चन हो, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है बच्चे का कि यार मैं इसे रिवाइज कर ही नहीं पा रहा टाइमली, तो मैं कब तक इसे रिवाइज कर पाऊंगा। तो आपने क्या करना है, इस अप्रोच को फॉलो नहीं करना है। सर आपने कहा हमें ऑडिट नहीं करना है, आपने कहा हमें क्वेश्चन प्रॉपर सोल्व करके भी देखने हैं, और साथ में आप ये कह रहे हो क्वेश्चन सोल्व करके देखने, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। दोस्त मैं आपको बताता हूं एक ऐसी अप्रोच जिसको आपने फॉलो करना है। देखिए आप क्या करेंगे, जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो आप ना प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाएंगे। सिंपल आपने क्या करना है, अमाउंट अमाउंट लिखना है। जैसे मान लो आपका कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, यहां पे आपने बैलेंस शीट बनानी, कंसोलिडेट बैलेंस शीट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो पी लिख लेंगे आप खाली ना। 4 लाख आपका होल्डिंग कंपनी की पीपी है और 250 आपका एक्वायरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी की पीपी, तो आप ऐसे लिख के देख लेंगे। इससे क्या हो, आपने लिख के भी देख लिया और टाइम भी बच गया। जैसे आपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना है, एनसीआई का अमाउंट अपडेट करना है, आपने रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस निकालना है, आपने स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट बनानी है। जब आप पीसीपीएड का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो आपने कितने इक्विटी शेयर इशू किए उसको फेस वैल्यू में और सिक्योरिटी प्रीमियम में ऐसे अलग करके लिख लेंगे। ठीक, आप इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। जब आप इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे तो आप क्वेश्चन भी सोल्व कर पा रहे हैं, आपको प्रॉपर प्रोसीजर भी पता लग रहा है और आपका टाइम भी बच रहा है। कम से कम ये मान के चलिएगा आपका 5 to 6 टाइम बच जाता है। अगर आपको लगता है कि सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो आप एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे एक इंडिया 16 का क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट निकालना है, मटेरियल जो कंज्यूम्ड हुआ है वो मान लो आपका 350 का, तो डायरेक्ट 350 लिख लो। लेबर कॉस्ट आपकी 140 है तो 140 लिख लो। ओवरहेड कॉस्ट मान लो आपका 80,000 लिख लो। बोरोइंग कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी तो आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे। हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या करेंगे, एब्रिविएशन लिख लेंगे। जैसे मटेरियल कॉस्ट में एम लिख लिया आपने, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सोल्व करके देखना है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आप इस तरह सोल्व करके देखेंगे। और अगर आपको लगता है नहीं सर हम फॉर्मेट को भूल जाएंगे, तो फिर आप ना जो लास्ट का क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें फॉर्मेट रेफर कर सकते हैं। लास्ट के क्वेश्चन अगर आप फॉर्मेट रेफर करेंगे तो आपका क्वेश्चन पकड़ भी होगी, आपका फॉर्मेट भी अच्छे से कवर हो जाएगा और आपका टाइम ऑलरेडी सेव हो चुका होगा। एक दो बातें और आपने फॉलो करनी है। डुप्लीकेट क्वेश्चन को आप कट करते हुए चलेंगे। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें 5 एडजस्टमेंट है, एक क्वेश्चन में भी 5 एडजस्टमेंट है, इसमें 4 एडजस्टमेंट बिल्कुल डुप्लीकेट है और आपने ऐसे क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर ली है, तो फिर आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो एक एडजस्टमेंट अलग है उसको लिख के देख लेंगे, बाकी को टिक कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो एक क्वेश्चन में 5 एडजस्टमेंट है, एक में 6 एडजस्टमेंट है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट अलग है, तो सिर्फ आप उसको लिख के देख लेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, प्रॉपर सोल्व करके देखेंगे इस अप्रोच से। मतलब ऐसे बोलता हूं, कंप्लीटली सोल्व करके देखेंगे इस अप्रोच से। अब कंक्लूजन सुनो, आपने क्या करना है, हर चैप्टर के स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन इस अप्रोच के तहत सोल्व करके देखने हैं। उसके बाद डुप्लीकेट क्वेश्चन कट करने हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसमें सिर्फ एक या दो एडजस्टमेंट अलग है, तो उन एडजस्टमेंट को आप लिख के देख लेंगे, बाकी आप ऑडिट कर लेंगे। लास्ट के एक या दो क्वेश्चन आप प्रॉपर फॉर्मेट के साथ सोल्व करके देख लेंगे। कुछ चैप्टर छोटे चैप्टर हैं, जैसे मान लो आपका इंटेंजिबल सेट का इंडेस है, उसको आप कैलकुलेटर में सोल्व करके देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपने क्या करना है, आपने थ्योरी टाइप का आंसर देना है, मीन्स आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, उसका आंसर सोचेंगे और फिर आंसर को एक बार देख के टिक कर लेंगे। तो आपने क्या करना, इस तरह से चैप्टर को इंडेस को रिवाइज करना है। आइए अब बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मैं आपको बता देता हूं, ये आपका जो प्लानर है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं जो मॉक टेस्ट रख रहा हूं वो 31 मार्च को रख रहा हूं। ये आपका MTP1 होगा, बिल्कुल आपका इंस्टीट्यूट के पैटर्न पे होगा। और हाँ, इसमें एक या दो क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, मैं इस बात की छुट्टी देता हूं। वो क्वेश्चन आपने पहले कहीं भी देख रखे होंगे। सर डराओ मत बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर नए क्वेश्चन आपको पहले करने का मौका मिल जाए, इससे अच्छा गोल्डन चांस आपके लिए क्या हो सकता है। एक तो डायरेक्ट नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, और एक आपको पहले देखने को मिल जाए, तो इससे अच्छा गोल्डन चांस आपके लिए क्या हो सकता है, आपको MTP1 मिलेगा, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएगा 2 PM पे। आपने क्या करना, 5 PM तक आंसर लिखना है और 5:30 PM पे हम क्या करेंगे, आपके साथ सॉल्यूशन शेयर कर देंगे, सॉल्यूशन शीट शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे ही ना। मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं। इस टाइम पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक कॉल लेनी है कि क्या आपको क्लासें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अगर आप क्लासें लेते हैं तो आपने क्या करना, एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेना है, रेगुलर बैच में भी नहीं जाना। हाँ, अगर अभी तक आपने CFR की क्लासें नहीं ली है और आपका अटेम्प्ट December 26 या उसके बाद है, फिर आप रेगुलर कोर्स में जाएंगे। प्लानर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक, आपने क्या करना, इस प्लानर के तहत एक टारगेट बना के 7 डेज के अंदर आपका CFR कंप्लीट करना है। और अगर मान लो आप वर्किंग में, तो आपने क्या करना है, फिर
77 आवर के अंदर उसे कंप्लीट करना है। और मॉक टेस्ट में आप क्या करेंगे, 31 मार्च 26 को पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट। हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।